अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। है भारत। ऐश्वर्या के एजेंडा पे आज बात वक्फ बोर्ड की, बात उस वक्फ बिल की जिसपे लोगों ने कहा अरे भाई चक्का जाम कर देंगे अगर वक्फ बिल को हाथ लगाया। अरे भाई सड़कों पे गाड़ियां नहीं सिर्फ आदमी दिखाई देगा अगर वक्फ बिल को हाथ लगाया। अगर वक्फ बिल को हाथ लगाया तो दिल्ली से लेके बंबई तक और बंबई से लेके बेंगलुरु तक सिर्फ चक्का जाम होगा। आज सुप्रीम आदेश आया वक्फ कानून पर। वक्फ कानून पर कोई स्टे नहीं है, नो स्टे, कोई स्टे नहीं है। हां, उसकी कुछ नियमों पर, उसके कुछ डिसीजंस पर, चाहे वो डीएम वाला, क्योंकि मेरे को याद है जितनी भी डिबेट मैंने वक्फ कानून पे की, सारे एनालिस्ट, सारे ज्ञाता ये आके बोले भाई डीएम क्यों, डीएम क्यों, डीएम क्यों। तो वहां शायद कुछ पॉइंट है, लेकिन वक्फ कानून पर स्टे नहीं है, कोई स्टे नहीं है वक्फ का। कितने गैर मुसलमान बोर्ड में हो सकते हैं उस पे है, नंबर फिक्स हो। अगर आपका धर्म कोई और था और अगर आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान बने हैं, यानी अगर आपने अपना धर्म परिवर्तन किया है, तो सरकार ने यह कहा था अगर आप वक्फ करना चाहते हैं प्रॉपर्टी तो कम से कम 5 साल तक आप एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान होने चाहिए। उस पे कोर्ट ने कहा इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हम ये नहीं मानते। ये तीन बड़े सब पार्ट्स हैं जिसमें कि सरकार वापस जाएगी कोर्ट में अपने चेंजेस के साथ, लेकिन वक्फ बोर्ड के कानून पे प्राइमा फासे जिस लिए यह बनाया गया है और वो वजह क्या है ये मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही बात वक्फ पे होती है तो सब बात करते हैं हिंदू मुसलमान, ये बीजेपी की सरकार मुसलमान के खिलाफ है, ये बीजेपी की सरकार मुसलमानों के विरुद्ध है, ये बीजेपी की सरकार देखो मुसलमानों के खिलाफ जाना चाहती है। ये सारे जो ये सोशल मीडिया की रील्स पे मत जाया करिए। असली कारण क्या है? करप्शन। असली कारण क्या था? बेइंतहा जमीन जायदाद वक्फ बोर्ड के नाम पे कुछ चुनिंदा लोगों ने, कुछ चुने हुए 10, 12, 15, 20, 50 परिवारों ने पूरे देश भर में, पूरे राष्ट्र में एकत्रित कर रखी थी। किस नाम पे? वक्फ बोर्ड के नाम पे। किसी ने होटल बना के वक्फ बोर्ड कर दिया, वक्फ की जमीन पे होटल, वक्फ की जमीन पे पीजी चल रहे हैं, वक्फ की जमीन पे मॉल खुल रही हैं। वो सारी चीजें भूल गए क्या आप? रेलवे आर्मी के बाद सबसे बड़ी जमीन किसके पास? वक्फ बोर्ड के पास। लेकिन गरीब मुसलमान को क्या मिल रहा है? ठेंगा। तो सरकार ने कहा कि भैया अगर वक्फ बिल लाना है तो ऐसा लाओ कि गरीब मुसलमान, एक आम मुसलमान, एक आम भारतीय मुसलमान को उसका फायदा मिले। फिर उसमें हिंदू मुसलमान हुआ। सुप्रीम कोर्ट की ये 3 बड़े रीडिंग्स हैं जिसमें ये क्लियरली और कैटेगोरिकली कहा गया, कौन सा? डीएम वाला, कितने गैर मुसलमान बोर्ड पे हो सकते हैं, और तीसरा, समझे ना आप, कि अगर आप 5 साल जो सरकार ने कहा था प्रैक्टिसिंग मुसलमान है तो ये आप वक्फ कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा नहीं, इसके कोई नियम है क्या कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान कौन होता है? अगर नियम है तो आप बनाइए। देखिए वो कोर्ट है, वो हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट पे देखता है, वो हर चीज उसके मेरिट पे देखता है। ये नहीं कि अनुराग भदौरिया ये बोलना चाहे कि मैं स्पोर्ट्स शूज पहन के खेती करता हूं और राहुल गांधी मोजा पहन के सिंगाड़े के खेत में उतर जाते हैं। वहां ये सब गिमिक्री नहीं चलती है, वहां ये सब ड्रामा नहीं चलता।
वहां सब कुछ ऑन पेपर चलता है, ऑन ब्लैक एंड व्हाइट, सही है या गलत है। वहां बड़ी बड़ी बातें नहीं चलती है रोहित, वहां सिर्फ वो चलता है क्या सच है। और ये बात आम आदमी पार्टी से अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन इससे पहले मैं अपने पैनल के पास जाऊं, मैं एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करना चाहता हूं, और वो व्यक्ति विशेष है असदुद्दीन ओवैसी। मुझे याद है जब ये वक्फ बोर्ड आया था, असदुद्दीन ओवैसी बोले हम ये कर देंगे। अरे भैया, मेरे घड़ी में 5 ही मिनट बचे हैं, याद है क्या क्या टिप्पणी नहीं आई। इनके भाई ने एक बार बोला था 5 मिनट हटा दो हम बता देंगे, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन आज जब यह हुआ तो असदुद्दीन ओवैसी भारत पाकिस्तान मैच पे बोलना ठीक समझते हैं। असदुद्दीन ओवैसी क्रिकेट पे एनालिसिस करेंगे कि मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और उसके बाद बहुत अच्छा किया कि पाकिस्तान की टीम को हरा के उनसे हाथ भी नहीं मिलाया, बहुत अच्छा किया, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन इस पे क्या, अलग अलग नेता बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं, उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन वो 5 मिनट वाला तो असदुद्दीन ओवैसी का था ना। माय पॉइंट इज दिस, हम बात करते हैं कि हम 5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेंगे, 47 तक हम दुनिया की सर्वोच्च सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होंगे। लेकिन कम टू ब्रास टैक्स, हम आज भी हर निर्णय को हिंदू मुसलमान में बांटते हैं। ट्रिपल तलाक किसके लिए था अनुराग भदौरिया, किसके लिए था? उसको बांटा गया कि वो एंटी मुस्लिम है। जबकि अगर कोई बिल जिसमें आप सबको, अरविंद केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, तेजस्वी यादव को, उद्धव ठाकरे को, स्टालिन को, कनिमोई को, वाईएसआर को, सबको एक साथ आ जाना चाहिए था। वो सिर्फ ये था कि ट्रिपल तलाक हमारे जो मुसलमान बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन उसको क्या हुआ कि आप मुस्लिमों की जिंदगी में छेड़खान करना चाहते हैं। यू वांट टू ट्रबल देम। अरे मैं कह रहा हूं क्या करोगे? 3 मिलियन, 5 मिलियन, 15 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन जो भी है भाई, अरब खरब उससे आगे जो भी होता है, करके क्या कर लोगे? अगर हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है हर चीज पे, हर निर्णय को हमको हिंदू मुसलमान में बांटना है, हर निर्णय को, हर चीज को हमें यह देखना है कि जो आज सत्ता में बैठी है वो एंटी मुस्लिम है, और अगर इनसे पहले या इनके बाद कोई आएंगे तो वो प्रो मुस्लिम है और वो एंटी हिंदू है। ये क्या है? ये कैसे समाज को ये राजनीतिक दल छोड़ के जा रहे हैं? इस पे भी बात करनी चाहिए। वक्फ बिल किस लिए आया? एंटी करप्शन, करप्शन के खिलाफ। क्या अखिलेश यादव बोल सकते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? क्या अरविंद केजरीवाल बोल सकते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? क्या राहुल गांधी बोल सकते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ नहीं है? पर्दे के पीछे कुछ भी हो, कैमरा पे क्या बोल सकते हैं? क्या नहीं? तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी, कोई नहीं। इसीलिए करप्शन इशू नहीं है। वो चाहते हैं वक्फ कानून को करप्शन से हटाओ, जो उसका एपिसेंटर है, जो उसका जड़ है, जो उसका वो है सेंटर पॉइंट। वक्फ कानून का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लाने वाला करप्शन था। करप्शन के सर पे चोट, उस पे कोई बात ही नहीं करता। बात सिर्फ हिंदू मुसलमान पे होती है। क्योंकि अमित शाह गृह मंत्री हैं, इसलिए कोई निर्णय ले वो एंटी मुस्लिम होगा। क्यों? क्योंकि ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। ट्रिपल तलाक, किसी से बात करिए आप ऑफ कैमरा, वो बोलेगा नहीं ठीक है, गलत नहीं। आप बताइए, कोई फोन पे 7 समंदर पार से किसी महिला को, उसके 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे, 1 बच्चे, जितना भी है, बोल दे तलाक तलाक तलाक, और उसकी जिंदगी खत्म। ना उसके पास घर, ना उसके पास पैसा, वो अपने बच्चे लेके कहां जाएगी? उस सब के उत्थान के लिए लाया गया था ट्रिपल तलाक। लेकिन क्या बनाया गया कि ये एक धर्म विशेष और मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उनके परिवारों को तोड़ने के लिए। और एक बार आज तक किसी ने नहीं बोला कैसे था ट्रिपल तलाक मुसलमान परिवारों को तोड़ने के लिए। वो तोड़ने के लिए नहीं, वो मुसलमान औरतों बहनों को उनकी इज्जत देने के लिए था। लेकिन उस पर बात करेंगे तो क्या होगा? पॉलिटिकली
बीजेपी का फायदा हो जाएगा। प्रेज नहीं कर सकते, और यह हमारा समाज है। ऐसा नहीं सिर्फ बीजेपी के साथ है, इससे पहले कोई सरकार थी, इसके बाद भी सरकारें होंगी। ऐसा थोड़ी है कि कल है ही नहीं, कल है ना, कल था, आज है और कल फिर होगा। उसी कल की तो लड़ाई है, उसी आने वाले कल का तो डेस्परेशन है। क्योंकि विपक्ष, चाहे अरविंद केजरीवाल हो ऋतुराज जी, चाहे अखिलेश यादव हो, अनुराग भदौरिया जी, इलेक्टोरल डिफीट उनको झेलनी पड़ती है। वो इलेक्शन में चारू प्रज्ञा की पार्टी को नहीं हरा पाते। आप इलेक्शन में बिहार में आपने SIR कर लिया, आपने दुनिया भर कर लिया। अब तो जनता पे छोड़ दीजिए, अब तो जनता को निर्णय लेने दीजिए कि कौन सही कौन गलत। चारू प्रज्ञा ऑफ द बीजेपी, रोहित कुमार सिंह, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी, मौलाना साजिद रशीदी प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इस्लाम एसोसिएशन, इमाम एसोसिएशन, हाफिज गुलाम सरवर साहब प्रवक्ता है पीस पार्टी के। ये गुलाम सरवर साहब, ये आपने पीस पार्टी कब ज्वाइन करी? चारू, कमिंग टू यू। चारू, ओपनिंग कमेंट्स। नमस्ते ऐश्वर्या जी। नमस्कार। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उससे एक ही बात तय होती है कि ये देश किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी वक्फ बोर्ड से नहीं, संविधान से चलेगा और संविधान की नजरों में सब एक समान है। ये जो भ्रम फैलाया था ना ऑपोजिशन ने कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये माइनॉरिटी के खिलाफ है, ये जमीन हड़पने के लिए एक एक्ट बनाई गई है, मुसलमानों को कमजोर करने के लिए एक नई एक्ट लाई गई है। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि ये एक लैंड रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म जो इस देश के आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वरना आप मुझे बताइए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास 1.25 लाख करोड़ एकड़ जमीन है, 1.25 लाख करोड़, इतना ज्यादा संपत्ति का जिसका वैल्यू है, वो क्या कमाता है साल में? क्या कमाता है? मुश्किल से वो 1% भी नहीं कमा पाता इस वैल्यू का, क्योंकि इस सारी जमीन का एक व्यापार से चला करता था ऐश्वर्या जी, व्यापार से चला करता था। जो रिच है, जो पावरफुल है, इसमें कोई बात नहीं करना चाहता ना। मैं कह रहा हूं ना, जो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था, जो इसका एपिसेंटर था, जो इसका ध्रुव था, वो था करप्शन। उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। सब बात करना चाहते हैं कि कैसे चारू प्रज्ञा की पार्टी ने, कैसे बीजेपी ने मुसलमानों की जिंदगी में इंटरफेयर करने के लिए यह वक्फ कानून लाया। उसको हिंदू मुसलमान बनाने से किसका नैरेटिव सत्ता है? किसका? पूछता भारत। यही तो झूठ है, सबसे बड़ा झूठ यही है कि जो जमीन के लिए बना कानून है उसको आप हिंदू मुसलमान में बांट रहे हो, जो महिलाओं के लिए बना कानून है उसको आप हिंदू मुसलमान में बांटते हो। तो आज आपके सारे झूठ का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो वक्फ बाय यूजर, जिसके लिए सब परेशान घूमते थे, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करा। ये कहा कि अब ये हो ही नहीं सकता। भाई, आपको वक्फ को अपनी संपत्ति दान देनी है तो अपनी दीजिए ना, पड़ोसी की क्यों दे देते हैं? वो बेचारा पड़ोसी फिर सालों तक, पुश्तों तक अपनी जमीन के लिए लड़ता चला जाता है। अच्छा, आपके पास लाखों करोड़ों की जमीन है, आपके पास इतनी संपत्ति है, आपने कभी किसी वृद्धाश्रम को वो जमीन दी है क्या? अनाथ आश्रम को वो जमीन दी है क्या? अपने बच्चों के पढ़ने लिखने के लिए कोचिंग सेंटर बनाया क्या? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। 5,000 रुपए में आप जमीन दे देते हैं 5 स्टार होटल बनाने के लिए। आपकी जमीन पर वो लोग कब्जा कर बैठते हैं जो अपने घर के लिए वहां से पैसा कमाकर लेकर जाते हैं। तो इस सारे धांधलेबाजी के ऊपर पूर्ण विराम तो कभी ना कभी लगना ही था। और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं इस फैसले से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर लेकर आ गया है। देखिए, जो लॉज मंदिरों के लिए एग्जिस्ट करते हैं ना, जो गुरुद्वारों के लिए, चर्च के लिए एग्जिस्ट करते हैं, वो ही कानून वक्फ के लिए भी चलेंगे। वो ही कानून से सबकी संपत्ति गवर्न होगी। और ये जरूरी बात है। देखिए, जो कुछ बिंदु ऐसे थे जिसके ऊपर किसी को आपत्ति हो सकती थी कि आप 5 साल से ज्यादा लंबे अरसे से ही मुसलमान होने चाहिए, उसके ऊपर कोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, आप उसको रहने दीजिए। कोर्ट की जिन इश्यूज पर, जैसे एक और इशू के ऊपर बहुत सारा ऑपोजिशन हल्ला मचा रहा था, नॉन मुस्लिम बोर्ड पर कैसे आ सकते हैं? अरे, किसी भी गवर्निंग बॉडी पर किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, काम तो आपका गवर्न करना है ना। तो एक छोटी संख्या में अगर बाहर के लोग आएंगे तो चेक एंड बैलेंस बनता है। तो चारो, आई गेट योर पॉइंट, लेकिन मेरे को इनका भी तो पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा ना। ये इनके पास आवाज जा रही है कि नहीं जा रही, सरवर साहब के नहीं पता, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, पहले मैं आपके पास आता हूं। जी, नहीं भदौरिया साहब, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप हर चीज में अपना
आप अपना राजनीतिक टारगेट साधने में लगे रहेंगे तो देश का भला कैसे होगा? समाजवाद ऐसे आगे बढ़ेगा? ट्रिपल तलाक हिंदू मुसलमान बना दिया आपने, वक्फ बोर्ड आपने हिंदू मुसलमान बना दिया। अनुराग जी कैसे चलेगा? रशीदी जी आ रहा हूं। देखिए, अनुराग भदौरिया, एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी को आज करारी हार का सामना देखना कैसे? पड़ा है। प्लीज और उनका जो सुन लीजिए बोलिए आप। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो तमाचा मारा है उससे इनको कम से कम समझ में तो आनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी पहले ही कह रही थी जो कलेक्टर को आप इतनी पावर दे रहे हैं, क्योंकि वो सरकारी आदमी होता है और कलेक्टर जो चाहेगा वो होगा, जमीन किसकी होगी वो फैसला दे देगा तो उसका अंतिम फैसला होगा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने माना नहीं, कलेक्टर अंतिम फैसला नहीं होगा, इसके लिए आपको न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा। अच्छी बात है। दूसरी बात, आप चाहते थे कि यहाँ पे जो सीईओ है या उनके अध्यक्ष है आप गैर मुस्लिम भी बना सकते हैं, नहीं, उन्होंने कहा नहीं, इसमें मुस्लिम ही होना चाहिए। और जो आप ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनाने की कोशिश कर रहे थे उन्होंने कहा था नहीं, 3 से 4 से ज्यादा मेंबर आपके नहीं होंगे। और उन्होंने लगातार जो 12 पॉइंट थे, 12 पॉइंट में उन्होंने 5 से 6 पॉइंट जो है विपक्ष के मान लिए हैं और अंतरिम आदेश पास किया है। अभी अंतिम आदेश आना बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष का सम्मान नहीं करती, विपक्ष भी इसी देश का, हम आपको जब राय देते हैं, जब आपको पॉजिटिव राय देते हैं तो आप क्यों नहीं मानते भाई? आप समाज के अंदर में एक हमेशा ऐसी बात क्यों करना चाहते हैं जिससे समाज के अंदर में एक नफरत की राजनीति का जन्म हो? आप बताइए, आप वक्फ बोर्ड में वक्फ की जमीन है, उसमें हम लोगों को या जो मुस्लिम समुदाय नहीं है उसको क्या लेना देना? आप जबरदस्ती एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हो जिससे कि माहौल क्रिएट हो, समाज में आपस में एक विषमता पैदा हो। दिक्कत है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ, मैं आपको बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जमीन कब्जा करना जानती है। अच्छा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से बीजेपी जमीन कब्जा करना चाहती है। ओके, दैट्स अ न्यू वन। माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए, एसआईआर में इनको तगड़ा तमाचा पड़ा, झन्ना गए बुरी तरीके से, फिर उनका दिमाग ठीक नहीं हुआ। आपको याद होगा इन्होंने किसान बिल पास किया था, विपक्ष मना कर रहा था किसान बिल पास कीजिए, किसान बिल में कमियां हैं, इससे हमारे किसानों को नुकसान होगा। आप माने नहीं, आपने किसान बिल पास किया जिससे हमारे कितने किसानों की मौतें हुई और पार्लियामेंट का पैसा बर्बाद हुआ, बर्बाद हुआ। आपने कानून वापस ले लिया। आज वक्फ बोर्ड में भी आपने यही किया, वक्फ बोर्ड कानून आपने विपक्ष की राय नहीं मानी, विपक्ष की राय मानते तो आज सर्वोच्च न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जनता को उलझा देना चाहते हो, सर्वोच्च न्यायालय, जेपीसी, पार्लियामेंट, इसमें आप क्यों? मेरा ये मानना है अनुराग जी, झूठ उतना बोलिए, उतना बोलिए जितना किसी को हजम हो जाए। परेशान है किसान, परेशान, इस पे चर्चा नहीं। कहीं वक्फ बोर्ड लेके आ जाएंगे, कभी यहाँ पे एनआरसी लेके आ जाएंगे। वक्फ बोर्ड से जनता परेशान नहीं है क्या? जिस गरीब की जमीन हड़प ली गई है और जिसका बच्चा गरीब का गरीब रह जाता है, उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर आपके अमीर दोस्त वक्फ की जमीन 5,000 रुपए में 5 स्टार होटल को बेच देते हैं, उसकी आप चिंता करेंगे। हल्ला मचा रही है, बस हल्ला मचाने की थोड़ी। हर बात हल्ला की नहीं है, बात आप दोनों समझिए। मैंने आप दोनों को मौका दिया, प्लीज अनुराग जी, मैंने आपको मौका दिया। रशीदी जी एंड रोहित, रशीदी जी, मैं आपका पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहा हूं। जी बताइए। जी सरवर साहब आ रहा हूं, बोलिए। ऐश्वर्या भाई, 2-3 चीजें समझ लीजिए। एक तो ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो इसमें क्लोज है, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए आप, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम क्या होता है? वही तो मैं कह रहा हूं, कोर्ट ने समझा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। 5 वक्त की नमाज माननीय कोर्ट ने देखिए, माननीय सम्माननीय कोर्ट ने समझा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम ये नहीं मानते। भाई ये क्या तरीका बोलने तो आप ही को कह रहा हूं, आपने मुझसे पूछा, नहीं आपने मुझसे पूछा क्या होता है तो मेरे भाई जी बोलिए। तो फिर ये मत पूछिए कि मुझसे खराब हो जाता है आदमी के बोलने, बीच में बोलने से। तो सुनिए ना, जब आपको लगेगा बोलने, बाद में बोलिए, पूरी बात हो जाए। मैं ये कह रहा हूं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम वो होता है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, साल में रमजान के रोजे रखता है जी, साल में ज़कात देता है, पैसा हो तो हज करता है, उसको प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कहते हैं। हिंदू प्रैक्टिसिंग वो होता है जो सुबह शाम पूजा करे, अपने भगवान की मंदिर जाए। हाँ। अगर कोई आदमी मंदिर नहीं जाता, कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, तो क्या वो मुसलमान या हिंदू नहीं है? ये कैसे तय होगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम कौन है? कौन देखेगा 5 साल तक इसने 5 साल तक नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, इसने रोजे रखे कि नहीं रखे, इसने नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर एक मामला है इसमें जो पहले से चला आ रहा है।
वक्फ बाई यूजर में 4 लाख प्रॉपर्टीज आती हैं, 4 लाख, जिसमें 1,19,000 मस्जिदें हैं, 1.5 लाख कब्रिस्तान हैं। हाँ। और वो सैकड़ों सालों से मस्जिद हैं और कब्रिस्तान हैं। अगर वक्फ बाई यूजर को खत्म कर दोगे आप, तो ये मस्जिदें कहां जाएंगी, ये कब्रिस्तान कहां जाएंगे भाई? इनको सरकार ले लेगी? ये समझना पड़ेगा। यहां पक्ष विपक्ष जो है नोरा कुश्ती कर रहा है, T20 खेल रहा है, मजे ले रहे हैं दोनों। वो कह रहे हैं मेरी हार हो गई, उसकी जीत हो गई, उसकी जीत हो गई, मेरी हार हो गई। अरे मुसलमान से उसका दर्द तो पूछो, मुसलमान को दर्द क्या है, मुसलमान चाहता क्या है? वक्फ बाई यूजर को खत्म करके, और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतरिम ऑर्डर में कहा है कि वक्फ बाई यूजर नहीं चलेगा, यह तो मुसलमान पर बहुत बड़ा प्रहार है। 1,19,000 मस्जिदें और 1.5 लाख कब्रिस्तान कहां जाएंगे मेरे भाई? किसके पास जाएंगे वो? तीसरी बात, कलेक्टर को जो फुल ऑर्डर देने की बात की गई थी, कलेक्टर तय करेगा। कलेक्टर तो सरकार का आदमी होता है भाई, सरकार के खिलाफ कैसे जा सकता है? हमने तो ये देखा है ऐश्वर्या जी, ये देखो मैं पेपर दिखा रहा हूं आपको। जी दिखाएं। ये देखिए, ये बहुत सारे पेपर हैं, इसमें दिल्ली की 286 प्रॉपर्टी हैं, 286 जी। और ये प्रॉपर्टियां बीघों में हैं, 11 बीघे, 19 बीघे, 17 बीघे, 5 बीघे, 4 बीघे। ये पहली सरकार ने जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनाए हैं, उन चेयरमैनों के जरिए से ये प्रॉपर्टी हड़प ली। पिछली सरकारों ने चेयरमैनों के जरिए से हड़प ली, साइन करा लिए उनसे कि ये प्रॉपर्टी डीडीए की है, ये प्रॉपर्टी एनडीएमसी की है, ये एमसीडी की है, ये रेलवे की है, ये फला की है। जब चेयरमैन सरकार का होता है और सरकार हमारी प्रॉपर्टी ले लेती है, तो कलेक्टर सरकार के खिलाफ कैसे चला जाएगा? बताइए आप मुझे, ये मुसलमान के साथ अन्याय है कि नहीं है? अच्छा, पर वो जमीन आपकी थी कैसे? नहीं, मैंने आपको मौका, आप ये कह रहे हैं कमेटी में रोहित, मैंने आपको मौका दिया मौलाना साहब, अभी थोड़ा तो वक्फ की कमेटी में हिंदू कैसे होगा भाई? नहीं मौलाना साहब अभी रिलैक्स। कैसे? तो आपने कभी नहीं बोला जब मंदिरों की कमेटी में नॉन हिंदू होते थे। रोहित ये कह रहे हैं, चारू ये कह रहे हैं, मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई देखो नॉन हिंदू कहां होते थे, बताइए। नहीं कहां है नॉन हिंदू? कमाल है, आपको मैं लिस्ट दूं? कहां है नॉन हिंदू भाई? रशीदी जी, वो आप ऐनक पहनिए, आपकी ऐनक कहां है आज? बताइए ना कहां है। मैं देता हूं आपको पूरी लिस्ट, रोहित काउंटर, और मैं पूरी लिस्ट दे रहा हूं आपको। ओके काउंटर, रोहित काउंटर। ऐसा है, इनके आंख का पुर्जा मंगा करके हम लोग को एम्स में चश्मा बनवाना पड़ेगा इनका। आज मैं पॉइंट वाइज सारा जवाब आपको देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रमाणित किया है कि सत्यमेव जयते, बाबा साहब अंबेडकर जी का संविधान जब तक मौजूद है इस देश में, अरे हम बनवाएंगे एम्स में, मत घबराइए, अब चुप रहिए। अब मुद्दा पर मत भटकाइए, अपेंडिक्स हो गया है क्या कपार में आपके? चुप रहिए, देखो ना, सुनिए, पहले सुनना सीखिए। लगवाओगे? अरे अपेंडिक्स कपार में मत पैदा कीजिए, चुप रहिए। इनका मीटर तनी डाउन करवाइए ऐश्वर्य भैया, ये बिना मतलब का बहस कर रहे हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जब तक इस देश में है, राइट टू इक्वलिटी को कोई छीन नहीं सकता है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सबको बराबर का अधिकार है। किसी धर्म विशेष को कोई विशेष अधिकार नहीं मिल सकता है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के आज के निर्णय ने स्पष्ट कर दिया है। सेक्शन 3R, मालिकाना हक की जरूरत। किसी भी संपत्ति का वक्फ करने के लिए व्यक्ति का संपत्ति पर स्वामित्व होना जरूरी। अदालत ने कहा यह उचित है और यह अनुमानना नहीं है। सेक्शन 3R की बात मैं कर रहा हूं। सेक्शन 3C1 और 2 में लिखा हुआ है कि सरकारी जमीन को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। वक्फ घोषित करने से पहले संपत्ति के मालिकाना हक की जांच का विचार वैध है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में आज क्षण के सामने आया है। मैं कुछ कुछ निर्णय बताता जा रहा हूं, ज्यादा बताऊंगा तो ऐश्वर्य जी रोक देंगे। सेक्शन 36 ब्रैकेट 1A में यह लिखा है किसी भी नए वक्फ के लिए लिखित वक्फ दस्तावेज नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने इसकी अनुमति दी है। सेक्शन 9 और 14 में लिखा है वक्फ से जुड़ी संस्थाओं में गैर मुसलमानों की एंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल जो तुषार मेहता साहब हैं, जो स्वयं कह रहे थे कि बोर्ड में 2-3 ही नॉन मुस्लिम सदस्य होने चाहिए, कोर्ट ने फैसले में कहा है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 20 में से 4 और राज्य का जो बोर्ड होगा उसमें 11 में से 3 लोग शामिल हो सकते हैं।
तो क्या सरकार ने जो कानून बनाया उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्राडिक्ट किया है क्या? बुड़बक बनाते हैं रशीदी जी। एम्स में, सफदरजंग में या राम मनोहर लोहिया में चल के आपके आंख का इलाज हम करावेंगे, घबराइए मत। यह देश बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से चलेगा। यह देश कांग्रेस पार्टी के ड्राइंग रूम के नियम और विधान से नहीं चलेगा। यह देश बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले लोगों का है। धर्म और जाति के नाम पर आग लगाकर इस देश की जनता को आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं। यह देश नया भारत है और इस देश के नए महानायक नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, दलित, पीड़ित, शोषित और समाज का हर वर्ग, चाहे वो किसी धर्म को मानता हो, वो सुरक्षित है, संरक्षित है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की न्यायपालिका को, अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। देखो रशीदी जी आपके वेल विशर हैं, वो नहीं चाहते आपका पैसा खर्च हो। ही इज वेयरिंग हिज ग्लासेस बैक। रशीदी जी शॉर्ट काउंटर। ऋतुराज जी आ रहा हूं। रशीदी जी वांट्स टू से समथिंग। चारू जी आ रहा हूं। चलिए दिखने तो लगाऊं रशीदी जी। अभी और कानून है, अभी और कानून बताएंगे। देखिए ऐश्वर्या भाई, हाँ दादा, ओके रोहित, डोंट गेट पर्सनल। लिखे लोग हैं रोहित, बैक ऑन टॉपिक, डोंट गेट पर्सनल। हाँ रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी बोलिए। रशीदी जी, हर चीज को हिंदू मुसलमान में क्यों? अरे ये चुप होंगे उसके फैक्ट्स पे तो आइए जी, बताएं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूं। हाँ, मैं अपने अधिकार की बात कर रहा हूं। मैं मुसलमानों के आपका अधिकार कौन ले रहा है? रोहित से पूछिए, इनके दादा ने, परदादा ने, इनके फादर ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है क्या कभी? ये जानते हैं वक्फ क्या होता है? रोहित, चारू, वक्फ होता क्या इनको पता है? दादा परदादा किए, बैठकर बात करेंगे इस देश में। बैठकर बात करेंगे, मैं बताता हूं, सुनिए बात करेंगे वक्फ। सुनिए मैं समझाता हूं। अरे वक्फ को जानते हो क्या होता है? दो सेकेंड। वक्फ को जानते हो क्या होता है? चुपचाप से सुनिए। इस देश में अरे एक तो मुंह नीचे बात करके बात करो, तमीज से बात करो। देश में हमारे जैसे हजारों लाखों तमीज से बात करो, तमीज से। दादा दादा छड़दादा ने आप कितने पढ़े लिखे हो पता चल गया मुसलमानों को दिया है। इस देश का हर करो। मुसलमान सनातनी रहा है, हिंदू रहा है। आप एक्सेप्ट किया, तुम कम तुम्हारे दादा ने, तुम्हारे बाप ने कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है क्या? इक्वलिटी नहीं है क्या? मैंने जो सवाल पूछा वो बताओ। सरवर साहब आपने क्या किया है? ओके नाउ लेट्स प्लीज। दादा ने क्या किया है? तुम्हारे परदादा ने क्या किया है? तुम्हारे सवाल का जवाब दो पहले। तुम्हारे लक्कर दादा देखिए क्या जवाब दीजिए। रिलैक्स प्लीज, काम डाउन। क्या पता वक्त किसे कहते हैं? हिंदू से कन्वर्ट। हाँ आपको पता है ना रशीदी जी, आपको पता है। इट्स ओके। चारू एंड सरवर साहब, चारू, ऋतुराज झा जी और सरवर साहब। चारू जी आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं। सरवर साहब के बाद कमिंग टू यू। सरवर साहब जी, पूछा जाए सवाल सर। क्या पूछूं, क्या पूछूं? अब ये बता दो, जो पूछो वो पूछ लेता हूं, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूंगा आप बोलोगे ऐश्वर्या तुम आधी अधूरी बात कर रहे हो। ये तो है ही नहीं हिंदू मुसलमान। अब आप भी तो नेता बन गए हैं, अब आप कहां गरीब नवाज रहे? नहीं, आपके लिखा है नाम के आगे प्रवक्ता पीस पार्टी। ये हर्षित ने गलती तो नहीं की है? आप भी राजनेता बन गए तो करिए राजनेताओं वाली बात। नहीं सही है। आप बधाई, एक बार बधाई तो दे दीजिए मुझे। बधाई आपकी बात सुनने के बाद दूंगा। पीस पार्टी बनने के लिए बधाई तो दे दीजिए। नहीं नहीं, आपकी सोच पे बधाई दूंगा। आपकी सोच क्या है पहले ऐश्वर्या जी, व्हाट्स योर थॉट? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे पहले हम लोग जो बहस कर रहे हैं वो माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अंतरिम आदेश पर बहस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, लीगल पॉइंट्स हैं, इसमें संयमित रहना चाहिए सभी पैनलिस्टों को। इधर उधर की बात करके और खामखा मतलब एक दूसरे को ताना देकर ये मसले का हल नहीं है। मसला ये है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर जो कई महीनों से लगातार चर्चाएं सदन के अंदर, सदन के बाहर, पक्ष विपक्ष, लगातार जो ये चल रहा है, इसका नतीजा क्या है? नतीजा लगभग अब जो माननीय उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश आया उसमें सामने आया। लेकिन इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने ऐसा संतुलित आदेश दिया है कि जो बात आपको शायद याद होगा, जब उस समय जिस समय ये बिल सदन में रखा गया था, आप मुझे बुला रहे थे, तो मैं जो पक्ष रख रहा था उस पक्ष से तो कई बार हमारे मुस्लिम पैनलिस्ट भी असहमत होते थे। आज मैं बताना चाहता हूं, हमारा वही बिंदु था जिस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश दे दिया। ले एक बिंदु रह गया। आज साजिद रशीदी साहब ने जो कागज दिखाए आपको और जो आरोप लगाए वो तो मैं पहले से लगाता आ रहा हूं। तमाम उन तथा कथित सेकुलर दलों की सरकारों में
जो चेयरमैन के कांधे पर बंदूक रखकर वक्फ की प्रॉपर्टी का जो लूट हुआ है, ये कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है और ये कोई आरोप अब नहीं है, ये पूरी तरह से सत्य है और इसको नकारा नहीं जा सकता। अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये गरीब मुसलमानों के हित में हमने फैसला किया, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। एक शब्द और कह रहे हैं ऐश्वर्या जी, पसमानदा मुसलमानों को जिसे अब तक अवसर नहीं मिला था उसे हम अवसर देंगे। मैं तो प्रतीक्षारत हूं कि कितनी ट्रांसपेरेंसी होगी, कितनी पारदर्शिता होगी और क्या व्यापक फेरबदल होंगे कि गरीब मुसलमानों को इस धन और संपत्ति का लाभ मिलेगा। मैं भी प्रतीक्षा में हूं, मैं तो स्वागत करूंगा अगर ऐसा होगा। चारू वो कह रहे हैं प्रतीक्षा में, चारू वो कहेंगे, चारू वो कह रहे हैं फायदे क्या है ये बताइए। प्रतीक्षा जी 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 अभी प्रतीक्षा में पसमानदा मुसलमानों। चारू प्रज्ञा, अनुराग भदौरिया आ रहा हूं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। रशीदी जी को भी ले आइए मेरी जगह। चारू प्रज्ञा काउंटर। मैंने आपकी सारी बातें सुनी, अब आप मुझे बस 1 मिनट का समय दीजिएगा ऐश्वर्या जी, मुझे कुछ बातें स्पष्ट रूप से बतानी है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सरकारी जमीन, आदिवासी की जमीन, हमारे देश का कोई भी मॉन्यूमेंट अब वक्फ का नहीं बन जाएगा। इतने समय तक हमने तो ऐसे ऐसे क्लेम देखे हैं कि हमारा संसद भवन तक पे क्लेम जी, यू आर राइट, कभी वक्फ बोर्ड के खिलाफ जाना पड़ता है, अनुराग भदौरिया लेट अस स्पीक। सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिएगा। जैसे इस देश में हर एक जमीन का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अब अगर कोई जमीन वक्फ की है तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, यही तो हम लोग पहले से कहते आ रहे थे। तीसरी बात, इस एक्ट में हमने ये कहा था कि हर बोर्ड पर केवल मुसलमान हो, ये जरूरी नहीं है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, मुसलमानों के भी जो अलग अलग भाग हैं, जो अलग अलग कास्ट है, उनका रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, महिलाओं का होना आवश्यक है। इन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। अच्छा, एक बात और है, अगर किसी को अपनी नई जमीन को वक्फ को डिक्लेयर करवाना है तो एक वक्फ डीड कंपलसरी हो गई है, ये भी ठीक बात है। और जहां डिस्प्यूट्स चल रहे हैं वहां पर लिमिटेशन एक्ट चलेगी। ऐसा नहीं है कि आप डिस्प्यूट का नाम लगाकर 20 साल कर लें। और सबसे जरूरी बात, दान दीजिए अपनी जमीन का, पड़ोसी की जमीन का दान मत दीजिए। अच्छा, एक महोदय अभी बार बार ये भी कहते चले आ रहे थे कि हिंदुओं के, रशीदी जी आ रहा हूं, मैं सिर्फ एक लाइन बोलना चाह रहा हूं, पार्लियामेंट नहीं, प्रधानमंत्री का घर, चारू जी, हमारा टर्मिनल 3, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का टर्मिनल 3, प्रधानमंत्री का घर, साउथ दिल्ली का गोल्फ लिंक्स वाला एरिया, जोरबाग, आनंद निकेतन, शांति निकेतन, मंगोलपुरी, लखनऊ का 40%, भोपाल का 38%, ये सब वक्फ का दावा है। हमारी जो नई संसद भवन, पूरा जो राजपथ, वो कह रहे ये सब वक्फ का है। पीएमओ वक्फ बोर्ड पे जमीन पे बना है, संसद वक्फ की मैं क्या करूं रशीदी जी, इसका बताइए मुझको। वेयर इज चारू रॉन्ग? अपनी जमीन करिए ना, पड़ोसी की। अनुराग भदौरिया, आपके पास इतने बड़े बड़े फार्म है, अपनी जमीन करिए, पड़ोसी की क्यों कर रहे हैं? अनुराग भदौरिया, अनुराग देखो, मेरा सीधा इनकी आवाज कम कीजिए, गलत ठहरा रहे हैं। ओके चारू, अनुराग आवाज कम कीजिए, हमारी आवाज कर दी, बोलिए बाबूलाल, दिखाइए ना, इसी को चारू चौके, आप आवाज कम नहीं कर पाओगे। कर दी भाई, कर पाओगे क्या? नहीं, इस देश आपके बेस्ट फ्रेंड गौरव भाटिया है नहीं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं, कौन जवाब देगा जरा बताइए। पार्लियामेंट के अंदर में जो पैसे खर्च होते हैं वो आम आदमी के पैसे हैं, और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की अगर राय मान ले तो आम आदमी के पैसे बचे ना। भाई, पार्लियामेंट में हम ऐसा बिल क्यों लेके आते हो जिस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है? भाई, लोकतंत्र में तो आपको ऐसा बिल लाना चाहिए कि विपक्ष को भी अपने साथ लीजिए, विपक्ष आपको राय देगा, सभी दल की सहमति से बिल लेके आइए, तब तो जनता का भले का बिल होगा ना। आप भारतीय जनता पार्टी के भले का बिल लाना चाहते हैं, एजेंडा चलाने के लिए बिल लाना चाहते हैं, या आप किसी समुदाय की मदद करना चाहते हैं? तो आप राजनीतिक बिल अगर लाएंगे तो ऐसे ही बिल सुप्रीम कोर्ट में बार बार जाएंगे, बार बार ये सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट होंगे, तो फिर समय किसका बर्बाद होता है? समय देश का बर्बाद होता है, आम आदमी जनता का पैसा बर्बाद होता है। मैंने पहले ही बताया कि आपको एसआईआर में यही हुआ, इतनी चर्चा होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपको आईना दिखाया। इसी तरह से आपने देखा जब जाति जनगणना की बात हो रही थी, आप विपक्ष की बात नहीं मान रहे थे, बाद में आपने मानी। किसान के साथ भी यही हुआ था, किसान आंदोलन हुआ, फिर किसान बिल वापस लिया आपने। तो जब समय समय पे विपक्ष आपको आईना दिखाता है तो आप अपनी तानाशाही क्यों चलाते हैं? एक बात। दूसरी बात, इससे आपकी नियत में शक होता है, क्योंकि आप जमीन कब्जा करना चाहते हो।
क्योंकि आप सब पावर एक कलेक्टर को दे देना एक चाहते सच थे। बात कलेक्टर बताइएगा, को वैसे सरकार मैं का ये होता है, सवाल सारी जमीन कब्जा देश कर से लेंगे। पूछ रहा हूं एक मिनट के लिए। चारू जी, रोहित जी, अनुराग दादा, रशीदी जी, सरवर साहब, अगर सरकार को सचमुच, और दर्शकों मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी की भी सरकार हो, अगर सरकार को सचमुच कब्जा करना है, डीएम का वक्फ पे पावर पे बड़ा डिस्कशन हुआ, जो आज भी टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, जो आज भी भारत के गांव में रहते हैं, यानी 70% से ज्यादा भारत। जरा एक बार पूछिए अनुराग जी, आप भी गांव के हैं, मैं भी गांव का हूं, डीएम की पावर कौन सी चीज में कम होती है? डीएम की सियाई जहां चल गई, आ रहा हूं रोहित, रुकिए, डीएम की सियाई, डीएम छोड़िए, एसडीएम छोड़िए, तहसीलदार की सियाही जहां चल गई ना, सुनिए, नहीं आप मेरे, यही क्या, तो सिर्फ वक्त में आपको तहसीलदार की, सिर्फ वक्त में आपको डीएम की सियाही दिख रही है? नहीं, आप खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप खुद को गलत साबित कर रहे हैं। अभी बीच में मत बोलिए, फेडर डाउन रखो गरिमा जी सबका, थैंक यू। मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या सिर्फ वक्फ में डीएम की ताकत कोई बहुत ज्यादा बढ़ा दी क्या? सबको रखिए गरिमा जी, मल्टी, क्या सिर्फ वक्फ में जो नया ये बिल आया, सिर्फ इसमें डीएम की ताकत बहुत बढ़ा दी? एक तहसीलदार जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम 4 या 5 पद नीचे होता है, उसकी स्याही कहीं चल गई, उसकी स्याही तहसीलदार की, तो आम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कहीं भी हो आप, जम्मू कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके मणिपुर तक, तो जमीन वहीं की वहीं हो जाती है। ये नियम है, सिर्फ ये वक्फ में कोई स्पेशल थोड़ी था कि डीएम को इतनी एक्सेसिव पावर्स दे दिए, नहीं। एक डीएम आम तौर पे, बताइए डीएम की क्या नॉर्मल तौर पे किसी और उसमें पावर नहीं होती है? इमेंस पावर है भैया, वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा, अगर आप हमारे सिस्टम के, अनुराग जी अभी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, अभी मत बोलिए, ऐसा लग रहा है जैसे चार्ली चैपलिन की पिक्चर चल रही है, मुंह हिल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है, वेट कीजिए, ऐसा नहीं है, सारी चीजों में डीएम के पास पावर है। पूछ लीजिए, रशीदी जी आप उंगली उठा रहे हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं, आप मुझे बताइए डीएम की पावर क्या कम होती है? क्या वक्फ में कुछ ज्यादा पावर दे दी डीएम को? नहीं, प्रॉब्लम थी, आपने प्रॉब्लम रखी, लेकिन यह बोलना कि यह मुसलमानों को टारगेट करने के लिए है, यह गलत है रशीदी जी, यह गलत है। रशीदी जी मुझे अलाउ कीजिए, मुझे प्लीज बोलिए। बोलता हूं, देखिए मैंने आपसे पहले क्या कहा था, मैंने आपसे यह कहा था कि पक्ष विपक्ष मिलकर जो है मुसलमानों को फुटबॉल समझ रहे हैं, वो उधर से लात मार रहा है, वो उधर से लात मार रहा है, वो कह रहा है उसकी जीत हो गई, वो कह रहा है उसकी हार हो गई, वो कह रहा है हमसे पूछ के बिल बनाओ ना, पक्ष विपक्ष बैठकर बिल बनाए, समझेगा मुसलमान को रोहित बोलने दो एक एक करके। आप अकेले कैसे खा सकते हो? प्रधानमंत्री हमें भी खिलाओ। आप अकेले कैसे खा सकते हो? हमें भी खिलाओ। अकेले नहीं खाना आपने, हमें भी खिलाओ। आप भाषा देखिए, हमें बैठ के बनाओ बिल। मुसलमान गया भाड़ में, समाजवादी मुसलमानों को नहीं समझती कुछ भी। इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुसलमानों को बैठ के बिल बनाओ, ये कह रहे हैं हमें बैठ के बिल बनाओ, हम बताएंगे आपको कैसे खाना है। जब दोनों के साइन होंगे किसी बात पर पक्ष विपक्ष के, तो आराम से खाया जाएगा। मुसलमान जाए भाड़ में, मुसलमान तो वोट दे ही रहा है हमें। मुसलमान कहां जाएगा, क्या करेगा? चिल्लाएगा, बैठ जाएगा। यही तो किया है हमारे साथ कांग्रेस और समाजवादी ने। हमारे साथ कांग्रेस समाजवादी ने 65 साल यही किया है, हमें थपकते रहे। ये जो लिस्ट दिखाई मैंने आपको ऐश्वर्या, ये कांग्रेस के जमाने की तो है, ये कांग्रेस के जमाने की लिस्ट है। पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हो। कांग्रेस ने ये 284 प्रॉपर्टियां ले ली हमारी, और किसके जरिए से ली? कलेक्टर के पास पावर भी नहीं थी, चेयरमैन के जरिए से ले ली। मुसलमानों को लूटा, जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड का होता था उसके जरिए से ले ली। क्या करेंगे आप उसको? अनुराग जी एक एक करके आ रहा हूं, ऐसे सुनाई नहीं देता है। रोहित वेट कीजिए। एसडीएम क्या करेगा उसमें? गरीब पिछड़ा मुसलमान की चिंता किसी ने नहीं की। ना रोहित अब बोलिए, क्या करेगा उसमें? नहीं क्या करेगा, क्या बताइए रोहित, बताइए। हड़प सकते हैं जमीनें भाई। भाई वो कह रहे हैं बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबने मुसलमानों को फुटबॉल की तरह यहां से वहां से यहां किया है। वही काम कर जाते हैं। नहीं नहीं ठीक है रशीदी जी, वेट कीजिए। अनुराग दादा आ रहा हूं। रशीदी जी के दाढ़ी में दाई करने में, स्टॉप बीइंग पर्सनल रोहित, बी ऑन टॉपिक, थैंक यू। रशीदी जी लगता है दाई ठीक से आज नहीं कराए हैं। नहीं उससे आपको क्या है? बी ऑन टॉपिक। टॉपिक ओनली।
बी ऑन टॉपिक देश में रोहित, बी ऑन टॉपिक। देश में आजादी का 78 साल, आई एम कमिंग ऑन द टॉपिक ओनली, हाँ, सो बी ऑन टॉपिक, थैंक यू। देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी, देश की आजादी के 78 वर्षों के बाद भी किसी सरकार ने गरीब, वंचित, पिछड़ा और पासमानदा मुसलमान भाई बहनों की चिंता नहीं की। नरेंद्र मोदी जी को अनुराग जी आ रहा हूं। दर्द था कि इस देश में अल्पसंख्यक वर्ग में जो बहुसंख्यक धर्म है मुसलमानों का, उसमें गरीबों के मुसलमानों के साथ ठगी हो रही है। जो कांग्रेस ने किया, समाजवादी पार्टी ने किया, राष्ट्रीय जनता दल ने किया, डीएमके ने किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, मुफ्ती सईद साहब की पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया कानून बनाया और इस कानून के माध्यम से पासमानदा मुसलमानों के जीवन में, गरीब मुसलमानों के जीवन में नई रोशनी और उम्मीद जग रही है। जिस प्रकार से ट्रिपल तलाक को समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमान माताओं, बहनों और बेटियों को नया जीवन प्रदान किया, उसी प्रकार से ये नए वक्फ संशोधन अधिनियम के माध्यम से इस देश के अल्पसंख्यक धर्म को मानने वाले बहुसंख्यक आबादी मुसलमान भाई बहनों के जीवन में आशा और उम्मीद की आखिरी किरण के रूप में देश के प्रधान सेवक गणनायक नरेंद्र मोदी जी का उभार हुआ है। सपा ने लूटा, राजद ने लूटा, कांग्रेस ने लूटा, इस देश के विपक्ष में बैठे सभी दलों ने लूटा। अगर गरीब, वंचित मुसलमानों की चिंता किसी ने की तो प्रधान सेवक गणनायक नरेंद्र भाई मोदी ने। अनुराग भदौरिया, मुसलमानों को फुटबॉल समझा आपने? हाँ, देखिए, अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट। जिस तरह की बात रशीदी जी कर रहे हैं, इनको पता है ये बीजेपी के आदमी है, बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के रशीदी जी बीजेपी के एजेंट है। अनुराग भदौरिया वर्सेस रशीदी नाउ। बीजेपी को वोट दिया इन्होंने खुद बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया। वो व्यक्ति हैं जो महिला का सम्मान नहीं करते। जो व्यक्ति हिंदुस्तान में महिलाओं का सम्मान नहीं करता, उस व्यक्ति का सम्मान इस देश में नहीं होता, चाहे किसी भी जाति को, धर्म का हो। ये वो व्यक्ति हैं जो देश की समाज में ना महिलाओं का सम्मान करना जानते, ना समाज के बारे में जानते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल हैं जो चुपके से आके बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंट स्लीपर सेल है रशीदी जी, बिल्कुल। और इनका कोई अपना विचार ही नहीं है। बीजेपी को वोट देने वाले खुद बोल चुके मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूं, और यहाँ के ज्ञान देने आ गए। वो व्यक्ति जो व्यक्ति समाज की, हिंदुस्तान की किसी महिला के बारे में अच्छे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति का तो सम्मान इस देश में नहीं है। अरे समाजवादी नाम लो, आपके भाई शोभा नहीं देता। पूछे मुसलमानों के लिए क्या किया समाजवादी, शोभा नहीं देता। आप बीजेपी के वोट देके आए हो, इसलिए आप किसी का नाम मत लिया करो। आप बोला करो मैं बीजेपी का सपोर्टर हूं, बीजेपी को वोट देके आया हूं, बीजेपी का यानी बीजेपी के तरह से बीजेपी के लिए मैं काम करता हूं। टीवी डिबेट में आके बैठ के आप इस तरह की जो बातें करते हो ना, ज्ञान की, ज्ञान आपके अंदर शून्य नहीं। बीजेपी को वोट देना गुनाह है क्या? पहले हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को सीखिए या गैर संवैधानिक है? हाँ, तो फिर क्या बात करो? संविधान में ऐसा कहीं लिखा है कि बीजेपी को वोट नहीं दे सकते? नहीं तो फिर क्यों ज्ञान देने चले जाते हो? फिर ज्ञान किस बात का देते हो? बीजेपी का सपोर्टर हो आप, बीजेपी के लिए काम करते हो, यहाँ ज्ञान देने टीवी पे बैठ जाते हो। पहले भाषा की सीखिए, भाषा कैसे बोले, संविधान का कोई पहले जाइए सीखिए, हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को पढ़िए। हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार क्या है? आपको हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार का कोई ज्ञान नहीं है और टीवी पे बैठ जाते हो आप आके। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए, हिंदुस्तान की संस्कृति चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, पता नहीं कैसे बात की जाती है। इतना कह रहा हूं एवरीवन ऑन एयर। देखिए, आप लोगों को बात समझनी पड़ेगी। चारू, रोहित, अनुराग जी, पीस पार्टी वालों को भी और रशीदी जी आपको भी, आप बीजेपी की टीम भी है कि नहीं आप जाने, वोट आपने किसके लिए किया था आप जाने। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इस देश का मुसलमान को यह समझना पड़ेगा कि कौन सा निर्णय उनके लिए है और कौन सा निर्णय यह दिखाया जा रहा है कि उनके साथ नहीं है। राजनेता चाहे इधर वाले हों चाहे उधर वाले, अपना फायदा देखते हैं। देश की जनता को देश का सोचना है। और इसलिए मैं एक बार कह रहा हूं, एक बार दोबारा बारीकी से समझिए और खुद समझने की कोशिश कीजिए कि क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ में, और वक्फ कानून किसके साथ है और किसके खिलाफ है। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।